तो मैंने मैथ्स के सवाल खोले और मैंने कहा ये क्या है, ये तो पहले पर देख रहा कॉश पढ़ रहा हूँ वहाँ बैठे कॉसेज को। मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल किया मैसेज को, उसमें था कि आप सेलेक्ट हो गए हैं PNEC कैंपस के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर और आपके पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है। पहले तो मैं पागल हो गया। मैं सबमिट कराने का डॉक्यूमेंट और मैंने वहाँ पे बच्चों को देखा, मैंने कहा कि स्कूल के बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं। नस्ट की जो बेस्ट चीज़ है दैट इज़ उसकी सोसाइटीज़। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं आपको पेशेंस शदीद चाहिए। आपने सुना होगा एक निदा यासर के शो में कि फार्मूला बनाए, वो एग्जैक्टली यही सोसाइटी। और जो हमारा सबसे बेस्ट और बड़ा स्पॉन्सर था दैट वाज टेस्ला। तो एक प्राउड फीलिंग आ रही थी, हम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम वी वर सो नर्वस कि हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कैजुअल गुफ्तगू। दिस इज़ योर होस्ट हुसैन रज़ा। आप लोगों ने फार्मूला 1 कार के बारे में सुना है, या अगर नहीं सुना हो वो मीम तो देखी भी होगी ना, या अगर वो भी नहीं देखी भी तो इस पॉडकास्ट में आपको पता चल जाए कि ना सिर्फ फार्मूला 1 कार होती क्या है, बल्कि इन कार को बनाने वाले जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं उनकी क्या जर्नी होती है। तो आज की हमारी गुफ्तगू है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। इसे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हम्माद हसन। हम्माद इज़ अ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ नस यूनिवर्सिटी। उसके साथ साथ ही इज़ वन ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑफ फार्मूला स्टूडेंट कार, एक इंटरनेशनल इवेंट होता है यूके में, जिसमें इन्होंने ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए ये एशिया में नंबर 1 पोजीशन पे आए। और ना सिर्फ ये, टेस्ला ने इनको ऑफिशियली स्पॉन्सर किया इनके प्रोजेक्ट को। तो इस पॉडकास्ट में हम आज से इनकी ओवरऑल जर्नी के बारे में पूछेंगे और इनसे पूछेंगे कि नस्ट का एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, और अगर आप एज ए स्टूडेंट नस्ट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री को चूज़ करते हैं तो इसका कोर्स कंटेंट क्या है, इसका स्कोप क्या है और इसके आपके लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। आइए मिलते हैं हम्माद से। हम्माद भाई, थैंक यू सो मच कमिंग टू द पॉडकास्ट। और मुझे सबसे पहले आप बताओ कि यू आर राइट नाउ इन फाइनल ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नस्ट में, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्यों ली, इसके पीछे की क्या स्टोरी थी? पहले से सोचा हुआ था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही लूँगा या फिर कोई और फील्ड थी माइंड में? और स्टार्ट कहाँ से, लाइक मैट्रिक, इंटर या O लेवल से लेवल, उसके बारे में बताओ। मेरा बैकग्राउंड जो है एकेडमिकली मैंने O लेवल्स किया है अपना उस्मान पब्लिक स्कूल से एंड आई डिड माई A लेवल्स फ्रॉम क्रेडो कॉलेज। एंड कभी मैंने ख़ुद से सोचा नहीं था कि मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है, क्योंकि मेरा जो हमेशा से जो शौक़ था दैट वाज एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। अपने AS के A2 के मिड में मैंने सोचा था कि मुझे करना है एरोनॉटिकल, एंड मैंने उसके लिए अपने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और सारी चीज़ें ना सोचना शुरू कर दी कि मुझे क्या करना है, कहाँ के मेरा क्या क्राइटेरिया है एंड एवरीथिंग ऑल एंड ऑल। मैंने टर्की की यूनिवर्सिटीज़ भी देखी थी एरोनॉटिकल की जो कि टॉप नॉच हैं, पाकिस्तान में भी थी, मगर फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं पाकिस्तान में कर रहा हूँ तो सिर्फ अलोन एरोनॉटिकल का इतना स्कोप नज़र नहीं आता है, बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान में इंटरनेशनल एयरलाइन सिर्फ एक है जिसके अंदर अगर आप काम करेंगे तो वो सिर्फ PIA है। तो मैंने कहा कि अगर मुझे एरोनॉटिकल करनी है तो मैं उसके अंदर मास्टर्स कर सकता हूँ। बैचलर्स में अगर मुझे कुछ करना है तो मैं उसके कुछ अलग फील्ड ढूंढता हूँ। तो मैंने अलग ढूंढना शुरू किया, मैंने अपनी रिसर्च की एंड मैंने देखा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऐसी है जो कि फील्ड है, एक तरीके से पेरेंट फील्ड है एंड उसके नीचे उसकी डॉटर फील्ड्स निकलती हैं। अगर मैंने इलेक्ट्रिकल में बैचलर्स कर लिया, मैं उसके बाद मास्टर्स में अपना एरोनॉटिकल कर सकता हूँ, मैकेट्रॉनिक्स कर सकता हूँ, एरोस्पेस में जा सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शंस खुले होंगे। मगर अगर मैंने सिर्फ एरोस्पेस या एरोनॉटिकल कर लिया इन बैचलर्स तो फिर मैं बाउंड हो जाऊँगा कि मुझे आगे भी मास्टर्स में भी इन्हीं से रिलेटेड कुछ करना होगा। एरोनॉटिकल वाले डोमेन में ही रहना पड़ेगा। एरोनॉटिकल वाले डोमेन में ही रहना पड़ जाएगा अगर मुझे मास्टर्स भी इसमें करना हुआ। अब सोच लिया फील्ड कौन सी है, अब कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, ये सबसे बड़ा टास्क होता है। मैं इतना बिल्कुल डायरेक्ट नहीं था कि मुझे इलेक्ट्रिकल करनी, ऑब्वियसली बंदा अपने ऑप्शंस हमेशा ओपन रखता है। अब मैंने इसी तरीके से ऑप्शंस ओपन रखते हुए मैंने सोचा कि मैं फास्ट भी अप्लाई कर देता हूँ, GK भी अप्लाई कर देता हूँ गुलाम इसाक़ खान यूनिवर्सिटी, और नस्ट भी अप्लाई कर देता हूँ। नस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत अरसे से नंबर 1 चल रही है एंड इवन दो अभी भी नंबर 1 है। QS वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर भी नस्ट का नाम है टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो अब नस्ट का नाम है, नस्ट की डिग्री का नाम है, ये असल सबसे बड़ी चीज़ होती है। बट एट द सेम टाइम फास्ट, GK, इन सब का भी अपनी ही फील्ड्स के अंदर नाम है। तो इसी तरीके से डिफरेंट जगह अप्लाई किया। सबसे पहले तो मैंने फास्ट का था नस्ट के, क्योंकि एग्ज़ाम्स 4 दफ़ा होते हैं, NET 1, 2, 3, 4। NET 1 इस्लामाबाद में होता है एंड उसके बाद कराची, कोयटा, फिर इस्लामाबाद, इस तरीके से मिक्स होने के एग्ज़ाम्स होते हैं।
रूमर है और नॉट, मुझे नहीं पता कि कितना सच है या नहीं, क्योंकि मैंने कभी NLT1 दिया नहीं खुद, क्योंकि NLT1 होता है इस्लामाबाद में। अब अगर मैं कराची से उठ के इस्लामाबाद पेपर देने जाता और अगर मेरे मार्क्स नहीं आते तो मेरे अम्मी अब्बू बोलते कि बेटा वहीं रहो, वापस मत आना। और उसमें ये होता है कि इस्लामाबाद में अगर टेस्ट तो इस्लामाबाद वाले कैंपस के लिए नहीं, वो पूरे नस्ट की है, नस्ट के एवरी कैंपस के लिए। नस्ट के 4-5 कैंपसेज हैं। वन इज़ इन कराची जो कि PNEC के नाम से है, पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज। वन इज़ इन इस्लामाबाद H12, फिर सीक्स है उनका, और उनका एक रसालपुर के अंदर है जो कि कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जो कि सोलली एरोनॉटिकल का टॉप डिपार्टमेंट है या टॉप यूनिवर्सिटी है नस्ट की रिप्रेजेंटेटिव के अंदर, या नस्ट की उसके अंदर एफिलिएटेड है नस्ट के साथ। तो अब इस्लामाबाद में अगर मैं देने जाता, ख़र्चा अलग नहीं हुआ तो फ़ायदा नहीं था। एक तो पैसे भी ज़िया और मैं भी ज़िया फिर पेरेंट्स के हाथ हूँ। तो मैंने कहा कि वहाँ जाने का फ़ायदा नहीं, अपना मैं A लेवल्स पर सिर्फ फोकस कर रहा था। A लेवल्स सबके जिस तरीके से गुजरे हमारे बैच में 2020 और 2021 वाले, सिर्फ कोविड में ही गुजरा। बंदा घर में बैठा होता था, क्या करे, पढ़ रहा है, मूड हो रहा है, एंड में पता चल रहा है पेपर्स हो रहे हैं, नहीं हो रहे, अनसर्टेनिटी है तो हर चीज़ की अनसर्टेनिटी थी उस टाइम पे। तो बंदा बस सिर्फ कंफ्यूज होता था कि फील्ड तो उठा लिए प्री इंजीनियरिंग, आगे जाना किधर है, किस तरीके से करना है। कोविड ने तो हर चीज़ तबाह कर दिया। अब जाएगा कब, हम लोग यूनिवर्सिटी भी जा पाएंगे या नहीं, यहीं बैठे रहेंगे, क्या करेंगे। इसलिए मैं बंदा बस सिर्फ अनसर्टेन होकर बैठा हुआ था कि क्या करे क्या नहीं। बट ऑब्वियसली फ्यूचर सिक्योर तो करना था। हर किसी के दिमाग में पहली चीज़ आती है कि फ्यूचर सिक्योर करना है। तो जब कोविड का वेव कम हो रही थी, ज़्यादा हो रही थी, ऑब्वियसली 3-4 वेव्स के अंदर तो आया ही है। तो उसके अंदर जब भी यूनिवर्सिटी खुलती होती थी तो बंदा अपने या मैं अपने काउंसलर के पास जाता था। यूनिवर्सिटी के जो काउंसलर होते हैं वो गाइड कर देते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं, मगर इतना नहीं करते, मैं टू बी वेरी ब्लंट यहाँ पे। तो खैर मैंने अब नस्ट का देखा कि कब कब टेस्ट होते हैं उनके। मैंने कहा कि अभी फ़ायदा नहीं है NLT1 देने का। इन द मीन टाइम A लेवल्स हो गए। A लेवल्स के फ़ौरन बाद ही A लेवल्स के फ़ौरन बाद ही फास्ट के एग्ज़ाम्स थे, फास्ट के एंट्री टेस्ट थे। फास्ट का एंट्री टेस्ट का क्राइटेरिया है अब तो खैर अच्छा खासा उनका मेरिट हाई रहना शुरू हो गया फास्ट का। पहले एज़ कम्पेयर टू टुडे रिलेटिवली लेस था, मगर फास्ट का जब एंट्री टेस्ट का था मैंने कहा कि फास्ट एंट्री टेस्ट है, अब तक सीनियर से यही सुना है, ऐसे ही हो जाएगा, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा एक दोस्त था माज, वो तो पढ़ ही रहा होता था, उसने पता नहीं कोई 4000 की वेबसाइट ख़रीदी थी, उस पर वो बैठ के सवाल सॉल्व कर रहा होता था। मैंने कहा फजूल का पैसा तुम्हारे पास, ऐसे ही पढ़ लो, कोई 1-2 कॉपी लेके सीनियर से पूछ लो। मेरा बिल्कुल मैंने फास्ट का मैंने कहा A लेवल्स की नॉलेज है, अच्छी खासी नॉलेज है, मोर देन इनफ होती है, मगर पैटर्न ऑब्वियसली A लेवल से रिलेटेड पैटर्न नहीं आता है कभी भी। पैटर्न आप यूजुअली पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इंजीनियरिंग हो या मेडिकल यूनिवर्सिटी, यूजुअली जो पैटर्न होता है वहाँ इंटर वाली साइड से उठाया जाता है पूरा पैटर्न। सवालात जो इवन ट्रिग्नोमेट्री है उसके अंदर हम लोग साइन कॉस टेन उसकी इन्वर्स पढ़ते हैं। ये साइन H कॉस H tan H ये सब चीज़ें कभी नहीं आती थी हमारे उसमें। तो जब मुझे तो पता नहीं था, मैंने तैयारी की नहीं, मैं तो ऐसे ही उठ के चला गया। फास्ट का पेपर था, मैं गया, मैं और माज हम दोनों साथ ही गए थे इत्तेफाकन। हम लोग वहाँ गए, मैंने हर किसी को सेपरेट कंप्यूटर दिया हुआ होता है, इसके अंदर वो वहीं पे बैठ के सॉल्व कर रहा होता है। मेजर पोर्शन आपका मैथ्स का होता है, फिर उसके बाद आपके डिवाइड होते हैं इस तरीके से। तो मैंने मैथ्स के सवाल खोले और मैंने कहा ये क्या है, ये तो पहले पर देख रहा हूँ कॉश पढ़ रहा हूँ वहाँ बैठ के कॉस H को, कि ये क्या नहीं साइंस आ गया यहाँ पे। तो एग्ज़ाम जैसे ही आप कंप्लीट करते थे नीचे एक फाइनल स्कोर आ जाता था। मैंने अपना किया कंप्लीट, स्कोर आ गया, माज ने अपना किया कंप्लीट, स्कोर आ गया। हम लोग बाहर आए, हम लोग बाहर खड़े हो गए ना, वहीं कैंपस के अंदर खड़े कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमारा क्या थ्रेशोल्ड बन रहा है, क्या परसेंटाइल बन रहा है कि हम लोग सिलेक्ट होंगे पिछले बेस के मेरिट के हिसाब से या नहीं। अब इसके अंदर ऑब्वियसली O लेवल्स और A लेवल्स दोनों इंक्लूडेड होते हैं आपके ओवरऑल सेक्शन के अंदर। अब जब हम लोग वहाँ से तो खुश निकल के कि हो ही जाएगा, दोनों का कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, निकल जाएंगे। फिर उसके बाद रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट हुई तो हम दोनों का नाम CS के अंदर आ गया। मैंने उसको जाती सबसे पहले टॉन्ट किया, तुम्हारे 4000 ज़ाया हुए, मैं भी वहीं हूँ जहाँ तुम हो। तो फिर उसके बाद हम लोग, मैं फास्ट में एडमिशन हो गया। इन द मीन वाइल मैंने उसी वक्त नस्ट के एडमिशन भी खोले थे। नस्ट में कराची में 2 दफ़ा होता है, एक होता है बहरिया के अंदर, NLT3 होता है, वो NLT4 होता है इनका मलीर के अंदर। मैंने NLT3 दिया क्योंकि यही सुनने रूमर के हिसाब से कि NLT1 ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू आगे के, फिर 2 ईजी होता है थोड़ा सा, मगर 1 से मुश्किल होता है एंड सो फोर्थ। मतलब जो लास्ट वाला होता है तो वो तो बंदे हो ना रो रहा होगा उसके अंदर, इतना मुश्किल वो लोग बनाते हैं। मैंने दिया था, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ वाला था। खैर मैंने दे दिया नस्ट का भी टेस्ट।
इरादा था मेरा कि नस्ट में ही जाना है, मगर मेरा जो मेन जो गोल था, मैंने अभी भी सोचा था कि CAE में मैंने अप्लाई किया था अगेन, कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, टू बी ऑन द सेफ साइड मैंने अप्लाई किया था, बिकॉज ऑब्वियसली ड्रीम होती है, बंदा ड्रीम को पूरी तरह से पीछे नहीं छोड़ सकता है ना। मैंने CAE में भी अप्लाई किया था, मगर जो नस्ट का मेरिट होता है वो आपकी जो असल चीज़ होती है वो नस्ट का मेरिट होता है। सबसे हाईएस्ट मेरिट होता है आपका कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का, वो मेरे ख्याल से मैक्सिमम 10 बच्चे उठाते हैं अपने इसमें से, नस्ट के टेस्ट में से, और बच्चे उठाते हैं ये PAF के टेस्ट के अंदर से। जो मेजॉरिटी जो इनका था वो 200, अब नस्ट का जो टेस्ट होता है वो सब्जेक्ट से डिवाइडेड होता है। सबसे जो लंबा पार्ट होता है फिज़िक्स का, आई गेस 60 क्वेश्चन होते हैं, देन मैथ्स का, केमिस्ट्री, इंग्लिश, IQ, इन 5 चीज़ों में डिवाइडेड होता है ओवरऑल नस्ट का टेस्ट। 200 क्वेश्चंस का होता है ये, 200 MCQs आते हैं इसके अंदर, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आपको तुक्का लगाना आप ना लगाएं, नहीं लगाना ना लगाएं। मगर इसके अंदर अब यहाँ पे आगे ना आपका क्वेश्चन ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा चाहिए, दिमाग आपका एट दी एंड आपका ना दिमाग बिल्कुल बंद होना शुरू हो जाता है। और टाइम कितना होगा? टाइम अप्रॉक्सीमेटली इनको ये लोग देते 3 घंटे दे देते हैं, 3 घंटे दे और देते। मेजॉरिटी ऑफ द करिकुलम कहाँ से आता है? मेजॉरिटी ऑफ द करिकुलम इसका होता था इंटर से ही। मैंने सोचा था कि इसको मैं A लेवल्स की नॉलेज पे कर लूँगा, बट ऑब्वियसली जब मुझे फास्ट के टेस्ट दे के अंदाज़ा हो गया था कि सिर्फ A लेवल की नॉलेज पे आप आगे की टेस्ट, क्योंकि नस्ट का टेस्ट एक तरीके से कह लें सबसे मुश्किल टेस्ट होता है सारे एंटी टेस्ट के अंदर। NET के नाम से जब आता है ना नस्ट एंटी टेस्ट, तो वो सबसे मुश्किल टेस्ट होता है वो। तो अब मैंने टेस्ट की थोड़ी बहुत पढ़ाई शुरू की थी अपनी यूनी में, मेरे क्रेडो कॉलेज के अंदर ECAT की क्लासेस हो रही थी, तो मैंने उनके ने एनरोल कर लिया था। बेसिक नॉलेज उनसे मैंने ले ली जो A लेवल्स की नहीं थी। अब उसी को इम्प्लीमेंट किया नस्ट के टेस्ट में, एंड मेरा स्कोर, अच्छा अब इसके अंदर स्कोर जो होता है, अगर आपका हाईएस्ट मेरिट आपका आ गया CAE, फिर आपका होता है H12 का, H12 इस्लामाबाद जो है, एंड उसके अंदर भी आपके डिवाइडेड होते हैं कि आप अगर मैकेनिकल में जा रहे हो तो आपका फर्दर हाई होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में उससे कंपैरेटिवली कम, मैकेट्रॉनिक्स के अलग, CS के अलग, इस तरीके से इनके डिवाइडेड होते हैं सारे। डिपार्टमेंट्स वाइज भी इनके मेरिट्स डिवाइड होते हैं कि इस मेरिट के बच्चे यहाँ जाएंगे, इस मेरिट के बच्चे यहाँ जाएंगे, इस तरीके से इनका डिवाइडेड होता है। अब टेस्ट दे दिया, बिकॉज ऑफ कोविड A लेवल्स के रिजल्ट इन लोगों ने उस दिन उस साल के लिए हटा दिए थे। इन लोगों ने कहा था कि आपका O लेवल्स और आपका NET, 30% लोग O लेवल उठा रहे थे और 70% लोग NET को उठा रहे थे। नेक्स्ट एंटी टेस्ट को ये लोग यूज़ कर रहे थे क्राइटेरिया के लिए, एडमिशन के लिए। सही है। अब कोविड वाले सिनेरियो के अलावा ये लोग मेजॉरिटी इनका जो पोर्शन होता है वो हमेशा इनका NET का ही होता है। A लेवल्स O लेवल्स कंबाइन होते हैं, मगर जो आपका मेजॉरिटी पोर्शन आता है वो आपका NET का ही आता है हमेशा। सही। अगर आपने NET में बहुत अच्छे से एक्सेल कर दिया, आपका एडमिशन इजीली सिक्योर होता है नेक्स्ट के अंदर मेरिट के ऊपर। मतलब ये कोई क्या हो सकता है कि अगर किसी का OA लेवल्स चलो ड्यू टू एनी रीज़न कम मार्क्स आ गए, लेकिन वो अगर NET में ज़्यादा स्कोर कर लेता है, हाँ, तो उसका चांसेस बढ़ जाएंगे, ये कहूँगा मैं। मगर इनका क्राइटेरिया होता है कि एटलीस्ट आपके O लेवल्स की इक्विवेलेंसी जब बनाते हैं IBCC के हिसाब से, 60% तो होनी चाहिए। मेरे ख्याल से सारी यूनिवर्सिटीज़ की सिमिलर ही होती हैं, मिनिमम 60% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका। और ऑब्वियसली आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो उसी से रिलेटेड होंगे, प्री इंजीनियरिंग के हो गए, अगर आपके पास केमिस्ट्री हो तो कंप्यूटर हो, इस तरीके से आपके पास सब्जेक्ट्स होने चाहिए एडमिशन के लिए। अब मैं इंतज़ार कर रहा था, अब इसी टाइम के अंदर फास्ट यूनिवर्सिटी हमेशा थोड़ा पहले शुरू होती है नस्ट से, और उस साल तो कोविड था तो नस्ट बहुत ही लेट शुरू हो रही थी। फास्ट के एडमिशन हो गए, मैंने फीस भर दी, मैं अपना जाना शुरू हो गया नॉर्मल अपना। मिड ऑफ सितंबर स्टार्ट हो गई थी यूनिवर्सिटी मेरी। मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, फास्ट में पढ़ाई शुरू हो गई। अब समझ आना शुरू हो गया, तो CS मेरी ऑब्वियसली टॉप प्रायोरिटी नहीं थी, मगर अब मुझे समझ आना शुरू हो गया था कि हम अच्छी है, मज़ा आ रहा है, चला लूँगा, गुजार लूँगा। मगर फास्ट की जो रेपुटेशन बनी हुई थी कि फ़ास्ट में आपकी GPA नहीं आती है, सीनियर से पूछ रहे हैं, ऐसे ही बैठा हुआ था मैं लाइब्रेरी में अपने दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ रहा था, 2 लोग आपस में बैठ के एक दूसरे को कह रहे हैं तुम्हारे तो 6 साल लगेंगे, मैं इसकी शर्त लगाता हूँ, तुम्हारे तो 5 साल लगेंगे। अब मैं यहाँ बैठ के सोच रहा हूँ, मैं इधर फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, ये लोग आपस में 4th ईयर के थे वो लोग, और आपस में 6 साल 5 साल। देखा यार ये तो नहीं करना, इतने में तो मैं मास्टर्स करके बंदा बाहर आ जाए, 6 साल ही अगर लगाना है, नहीं ये वाला रिस्क नहीं लेना है। खैर अब उस वक्त तक GK में हुआ था एडमिशन, मगर GK ऑब्वियसली मुझे हॉस्टल लाइफ नहीं गुजारनी थी, तो मैं अभी था कि मास्टर्स के लिए मैं अगर बाहर जाएगा बंदा जाएगा। फ़िलहाल मैं कराची में रह के पढ़ता हूँ। तो अब इन द मीन वाइल मेरा मिड्स शुरू हो गए, फास्ट के ना मिड्स चल रहे थे, लैब के मिड्स हो रहे हैं। लैब के मिड से मैं निकला हूँ, मैंने अपना बैग उठाया, मोबाइल निकाला, नस्ट का एक मैसेज आया हुआ है मेरे पास। मैंने कहा ऐसी कोई आगे प्रमोशन कर रहे होंगे अपने, क्योंकि नंबर तो आपने रजिस्ट्रेशन में जब डालते हैं तो कोई प्रमोशन चल रही होगी। मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल किया मैसेज को, उसमें था कि
आप सेलेक्ट हो गए हैं PNEC कैंपस के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, और आपके पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कराते हैं हमारे पास आ गए। पहले तो मैं पागल हो गया, मैं वहीं पे अपने दोस्तों को बताना शुरू हो गया कि ये हो गया। उन्होंने आके इसी वक्त फास्ट से जाओ बाहर, यहाँ मत रुकना, नस्ट अलग है, बिकॉज इलेक्ट्रिकल में नस्ट अलग है, फास्ट में CS है। हर जगह का, हर यूनिवर्सिटी का अपना एक डिपार्टमेंट है जिसको वो एक्सेल कर रहा है। मगर नस्ट की जो डिग्री की वैल्यू होती है वो इंटरनेशनली रिनाउंड है, और ये बात फैक्ट है। आप बाहर भी किसी लोगों से पूछे तो वो इंटरनेशनली रिनाउंड होती है नस्ट की डिग्री। तो अब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की उसी दिन बैठ के, इवन फास्ट के अंदर बैठ के मैं रिसर्च कर रहा हूँ नस्ट की, जाऊँ नहीं जाऊँ, बिकॉज ऑब्वियसली आपने एक जगह स्टार्ट कर दी यूनिवर्सिटी, आप सेटल होना सबसे मुश्किल चीज़ होती है। मगर आप सेटल भी हो गए हैं। अब मैंने कहा कि अब मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, मैंने घर आके डिस्कस किया अपने फादर से, और उन्होंने कहा कि इसी वक्त हम नस्ट चले जाओ। मैंने कहा कि बस सही है। मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, मैं अब ऑब्वियसली अगर मैं उनको बोलते कि मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अब मुझे 2 दिन में नस्ट में डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं और मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पास में रखे हुए हैं, ऐसे तो वो देते नहीं कि वो अच्छे खासे अपने पेपर वर्क वगैरह करते हैं, मेरे पास टाइम नहीं था इतना। मैंने कहा कि मुझे बस डॉक्यूमेंट्स चाहिए अपनी इक्विवेलेंसी बनवाने के लिए A लेवल्स की, और उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स जाके उठा के नस्ट में जमा करा दिया। अभी तक फास्ट को नहीं पता कि मैंने फास्ट छोड़ दिया क्योंकि मैंने कभी अपनी क्लियरनेस करवाई नहीं। इंतजार तो नहीं कर रहे कब आएगा डॉक्यूमेंट। एक दफ़ा मेरे पास बीच में कॉल भी आई थी, 10 बजे मेरे शुरू हो गई थी, अस्सलाम वालेकुम हमाद बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी। कह रहे हैं कि आपकी अटेंडेंस बहुत कम है। मैंने कहा ओके, कॉल बंद कर दी। क्या करूँगा यार, डॉक्यूमेंट बोल के लेके गया था, अभी तक दिए नहीं, वापस ही नहीं आया वो डॉक्यूमेंट्स। अब नस्ट के डॉक्यूमेंट्स में जमा कराने गया कराची में, इनका कारसाज में कैंपस है, पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से इनका कैंपस है, जो कि एफिलिएटेड है विद नस्ट। अगर आप बाहर से गुजरेंगे तो आपको लगेगा नहीं यूनिवर्सिटी बंदी हुई अंदर, क्योंकि अरीना के बिल्कुल साथ ही है ये, बिल्कुल नेवी का यूनिट है ये, बिकॉज नेवी के ही पूरे नेवी का सबसे जो रिसर्च वाला जो एरिया है वो नस्ट के अंदर ही उनका यूनिट बने हैं सारे, और वो हाईली कॉन्फिडेंशियल और हाईली सिक्योर्ड है, सारी चीज़ें बहुत टॉप नॉच सिक्योरिटी होती है अंदर। खैर मैं जब नस्ट का एडमिशन कराने गया, अब मुझे उससे पहले तक नहीं पता था कि नस्ट क्या माहौल क्या है, बिकॉज मैंने ऑब्वियसली माहौल तो मुझे नहीं पता था क्या होगा, क्या आपने पढ़ा नहीं है, फास्ट में पढ़ा है मैंने, और मैंने बस सिर्फ नस्ट के डिग्री का नाम सुना है, नस्ट के माहौल का नाम मैंने आज तक नहीं सुना। मैं अपने सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के अंदर, अब उस वक्त तक इनकी कोविड की वजह से हमारा जो आने वाला बैच था उन्होंने उसको डिले कर दिया था, मगर जो हमसे पहले के जो बैचेस थे वो स्टार्ट हो गई थी क्लासेस अपने नॉर्मल रूटीन के हिसाब से। मैं सबमिट कराने का डॉक्यूमेंट, और मैंने वहाँ पे बच्चों को देखा, मैंने कहा कि स्कूल के बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं। मैं अंदर गया, मैं डॉक्यूमेंट सबमिट कराए, पता चला कि नस्ट के अंदर कराची कैंपस के ना यूनिफॉर्म है। अब मैं अपना बचपन से लेके 11 तक, फिर A लेवल्स फर्दर मोर यूनिफॉर्म में गुजार रहा हूँ, वापस से यूनिफॉर्म। नहीं यार, गलत तो नहीं कर दिया मैंने फास्ट छोड़ के अपना, पहली थोड़ी आए फास्ट चला जाता, वापस दे देता डॉक्यूमेंट। अब मुझे चाहिए डॉक्यूमेंट इक्विवेलेंसी दोबारा लेके फास्ट के बाद। अब मैं वहाँ खड़ा हूँ, मैं बच्चों की शक्ल देख रहा हूँ, मैंने कहा यूनिफॉर्म, और वो भी टिपिकल यूनिफॉर्म जो कि मेजॉरिटी स्कूल का होता है, वाइट शर्ट, ग्रे पैंट, ब्लैक शूज़, टिपिकल यूनिफॉर्म विदाउट लोगो। आप ये भी नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि ये स्कूल का बच्चा है या किसका बच्चा है, क्योंकि नस्ट का लोगो नहीं होता यूनिफॉर्म में फॉर मेल स्टूडेंट्स। फीमेल में पता नहीं उन्होंने लगाया हुआ यूनिफॉर्म के लोगो है, मेल स्टूडेंट्स में लोगो नहीं है नस्ट का। तो अगर कोई मुझे बाहर देखेगा तो वो यही समझेगा कि कोई स्कूल का बच्चा आ गया, पता नहीं कि पागल जहाँ पे घूम रहा है, यूनिवर्सिटी का नहीं है। खैर मैंने कहा कि 4 साल गुजार ही लेंगे यूनिफॉर्म में। अब मुझे जो सबसे पहली चीज़ दिमाग में आई थी, स्कूल के अंदर आपको मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं होता। मैंने कहा कि यार अगर इनका इस तरीके से है सिस्टम तो ये लोग मोबाइल अलाउ करेंगे या नहीं, वल्लाहु आलम। छोड़ दिया मैंने कहा कि कर लेते हैं, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो। 15 नवंबर से हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई। मैं पहले दिन, अब मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं था, पता नहीं मैंने क्यों नहीं लिया था, मेरे दिमाग में आई नहीं था, पता नहीं क्या, मैंने यूनिफॉर्म नहीं लिया पहले दिन अपने। मैं पहले दिन गया अपनी क्लास के अंदर, ऑब्वियसली बिकॉज मेरिट इनका इतना हाई होता है तो क्लास में ये लोग बच्चे बहुत, मतलब कह लो कि गिने चुने उठाते हैं। मेरे बैच के अंदर, इलेक्ट्रिकल के बैच के अंदर सिर्फ कराची कैंपस के अंदर 53 बच्चे हैं, और वो भी 2 सेक्शंस में डिवाइडेड हैं। तो मेरी जो क्लास थी उसके अंदर 25 बच्चे बैठे हुए थे। मैं गया, एंटर हुआ, इतनी सी क्लासरूम जो कि क्लासरूम टाइप होती है स्कूल की क्लासरूम जैसी, एंटर हुआ। अब मैंने देखा कि सब यूनिफॉर्म में बैठे, और मैं अकेले एंटर हो रहा हूँ जो कि यूनिफॉर्म के बगैर। सब मुझे ऐसे देखे जैसे कोई एलियन एंटर हो गया है, कैसे आपको नस्ट के अंदर मुश्किल है कि कोई बगैर यूनिफॉर्म के नज़र आए। अब मुझे उसमें पता चला कि नस्ट के अंदर अगर आप यूनिफॉर्म के बगैर आएंगे आपको फ़ाइन पड़ जाएगा, और फ़ाइन छोटा मोटा नहीं,
1000 से 5000 के दरमियान फ़ाइन होता है। वो जो बंदा आपको पकड़ रहा है उसके ऊपर होता है कि वो कितना बड़ा फ़ाइन करे। अगर आपको किसी बड़ी अथॉरिटी ने पकड़ा है तो आपको बड़ा फ़ाइन होगा, किसी छोटी अथॉरिटी ने पकड़ा है तो छोटे फ़ाइन पे करके आपको जाने देगा। अगले दिन जाके मैंने यूनिफॉर्म ले लिया मैंने कहा रिस्क नहीं लेना है यहाँ पे। अब शुरू के दिन थे, आपको लोग डरा रहे होते थे कि यूनिफॉर्म रखना है, पहनना है आपको, मगर कुछ सीनियर थे जो कि नहीं पहन रहे थे। नस की जो क्लास की टाइमिंग्स थी वो थी सुबह 8:30 से लेके 2:30 तक, ख़त्म, बिल्कुल स्कूल का रूटीन चल रहा था। 2:30 उठे, बैग उठाया, घर निकल गए। अब बीच में 3 पीरियड होते थे, ब्रेक आती थी, जैसे स्कूल में ब्रेक होती थी आधे घंटे की, फिर 3 पीरियड होते थे, फिर छुट्टी। मैंने कहा कि यहाँ पे सोशल लाइफ बंदा क्या करेगा, ज़िंदगी यही है क्या मैक्सिमम हमारी। अब इन द मीन वर्ल्ड जब ये चल रहा था तो सोसाइटीज़ ने अपनी सोसाइटी नस्ट की जो बेस्ट चीज़ है कराची कैंपस की, हर नस्ट के अंदर जो कराची कैंपस है ना, इसकी जो बेस्ट चीज़ है दैट इज़ उसकी सोसाइटीज़। ये बता दो भाई, लोग यूनिफॉर्म का सुन के भाग जाएं, बोले यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। नस्ट नंबर 1 क्यों है? नस्ट की बेस्ट चीज़ है, नस्ट की बेस्ट चीज़ सोसाइटीज़ है उसकी। कज सोसाइटीज़ अगर आप कहीं भी सर्च करेंगे ना, नस्ट की सोसाइटीज़ नंबर 1 है हर चीज़ के अंदर। आइदर वो टेक्निकल चीज़ हो, और टेक्निकल नॉलेज के अंदर तो सोसाइटीज़ के अंदर जो क्योंकि हैंड्स ऑन काम कर रहे होते हैं। जब मैं एंटर हुआ तो मैंने देखा कि इसके अंदर 3 सोसाइटीज़ हैं जो कि गाड़ियाँ बना रही हैं, एक हाइब्रिड बना रही है, एक इलेक्ट्रिकल बना रही है, और एक क्या कहते हैं नॉर्मल शैली को मैराथन की होती है सोसाइटी, उस तरीके की बना रही है। फिर एक ड्रोन की सोसाइटी है जो कि ड्रोन बना रही है। रोबोटिक्स की सोसाइटी है, वो पूरे रोबोटिक्स पे काम कर रहे हैं, मतलब हर चीज़ ऑटोनमस चल रही है उनकी। तो ये चीज़ ऐसी थी कि जो कि आप कोई भी नया बंदा हो ना, उसको बहुत ज़्यादा एक तरीके से इम्प्रेस करेगी। मैं नया बंदा, मैं इम्प्रेस हो गया इस चीज़ से बहुत ज़्यादा। अब मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ कि अब हमारी क्लास में आए PR वाले जो सोसाइटीज़ का PR करने आए कि आप हमारी सोसाइटी ज्वाइन करें, हम लोग ये करते हैं, हमारी ये अकम्पलिशमेंट्स हैं, हमने लास्ट ईयर ये किया है, हमारी सोसाइटी को इतने साल लोग हैं, ऑल एंड ऑल। अब मैं बैठा हूँ और उन्होंने अपने PR कर लिया, हो गया। मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि ये वाली सोसाइटी ज्वाइन करते हैं, ये वाली सोसाइटी ज्वाइन करते हैं। एक सोसाइटी अलग से नज़र आ रही थी, उनकी गाड़ी अलग से नज़र आ रही थी, फार्मूला इलेक्ट्रिक रेसिंग नस्ट। जो सोसाइटी वो है, आपने सुना होगा एक निदा यासर के शो में कि फार्मूला बनाए, वो एग्जैक्टली यही सोसाइटी थी। वो हमारे सीनियर थे 2014 के बैच के शारिक भाई, उनसे भी हमारा लिंक में होते हैं कि वो जो मीम है ना, उस मीम ने हमें जितनी हाइप दी है और उस मीम ने हमें जितनी एक तरीके से फेम दिया है, उसको अभी तक हम लोग मैच नहीं कर पाए, उस लेवल तक का मैच नहीं कर पाए विद इन पाकिस्तान। तो वो एक मीम हमारे लिए फ़ायदा बन के आ गई थी। तो अब मैं वहाँ देखा, मैंने उस गाड़ी को, मैंने कि यहाँ पे तो जाना है, अप्लाई तो ज़रूर करना है। सारे डिफरेंट स्टडीज़ के फॉर्म भरे मैंने। इन लोगों ने इंटरव्यू की कॉल की, इंटरव्यू के लिए गया मैं। जो इंटरव्यू ले रहे थे वो मेरे होने वाले इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लीड बैठे हुए थे। अब मुझे तो पता नहीं था वो लीड है, मैंने अपना नॉर्मल इंटरव्यू दिया, थोड़ा बहुत बताया कि कोडिंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, ऑल एंड ऑल। अब 2 दिन के अंदर ही इंटरव्यू की एक्सेप्टेंस की कॉल आ गई कि आप एक्सेप्ट हो गए, अब आपको हम आगे भेजेंगे एवेल्यूशन फेज़ के अंदर, और उस एवेल्यूशन फेज़ के बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। अब मैं जब उसके अंदर एवेल्यूशन फेज़ के अंदर आ गया, उसी टाइम के अंदर मेरे पास एक और सोसाइटी से इंटरव्यू की कॉल आई कि आप हमारे पास इंटरव्यू देना आ। मैंने मना कर दिया उनको। मतलब मैं इतना उस तरफ हुआ था कि मुझे इधर ही जाना है, इधर ही जाना है और कहीं नहीं जाना। सही है। अब मैंने एवेल्यूशन आई, मेरे सीनियर थे, वो थोड़ा बहुत गाइड कर रहे होते थे कि आपको, क्योंकि मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, बैक एंड नॉलेज कि क्या करना है क्या नहीं। मैं आया हूँ, मुझे आए हुए अभी 2 हफ्ते हुए हैं, 2 हफ्ते में कितनी आप इंजीनियरिंग सीख लेते हैं। बिकॉज AS के अंदर A-levels के अंदर AS के अंदर आप करते हैं हैंड्स ऑन काम अपने प्रैक्टिकल के अंदर, मगर ऑब्वियसली जब हमारा AS हुआ ही नहीं तो कभी प्रैक्टिकल पे काम किया ही नहीं मैंने। तो अब यहाँ पे जब प्रैक्टिकल लैब्स वगैरह शुरू हुई तो लैब्स के अंदर आपको एक चीज़ देते हैं ब्रेड बोर्ड के नाम से। जितने भी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि ब्रेड बोर्ड क्या होता है। ब्रेड बोर्ड इज़ बेसिकली जिसके अंदर आप कनेक्शंस करते हैं अपने कंपोनेंट्स के इलेक्ट्रिकल के, और आप एक छोटा सा सर्किट बना सकते हैं उसके ऊपर। कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है मगर कॉम्प्लेक्स सर्किट इतना रिलायबल नहीं होता ब्रेड बोर्ड के ऊपर। आप अपनी टेस्टिंग का सर्किट ब्रेड बोर्ड के ऊपर बनाते हैं। सही है। थोड़ा बहुत देखते थे उसको, ब्रेड बोर्ड कनेक्ट करते थे, तारे वारे जोड़ते थे। तारे वारे जोड़ने वाली तो हर जगह सुनता है बंदा कि मेरे घर के ख़राब के तार जोड़ देना आके। घर के पंखे वंखे सही किए हैं आपने? घर के पंखे हाँ किए, सही क्यों नहीं किए। घर के पंखे हो गए, बेल ख़राब गई, बेल आके ठीक कर दो। ये वाले काम करने पड़ते हैं जब आप इस फील्ड में आए तो फिर करने पड़ते हैं। नहीं करेंगे तो आप कहेंगे आप क्या डिग्री कर रहे हो, तो फ़ायदा है इस डिग्री का।
सही है। तो सोसाइटीज़ आपको एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी सेशन देती हैं जब आप सोसाइटीज़ ज्वाइन हाँ करती हैं। एग्जैक्ट, वो अपने डिपार्टमेंट्स पर बताते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट्स क्या हैं, हमारे किस तरीके से चले गए ऑल एंड ऑल। अब बेसिक शुरू की लैब्स के अंदर LC होती है, लीनियर सर्किट एनालिसिस की लैब होती है। उसके अंदर हम लोग को बेसिक सर्किटरी बताते हैं। LED लगाई, पावर कनेक्शन किया और LED लाइट लिटअप हो गई। उसको मैं खुश हो रहा है कि ओ ये चल रहा है, सर्किट सही बनाया मतलब 10% इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गया। 10% इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गया, एक LED जला दिया आपने। अब यही थोड़ी बहुत नॉलेज के साथ उन्होंने हमें पकड़ा दिया कि ये आपका टास्क है, आपका ये बनाना है। अब वो टास्क सुन के मुझे क्यूरियोसिटी इतनी हुई कि ये टास्क बनेगा कैसे। इलेक्ट्रिकल का सारा सामान आपको मिल जाता है ससेज यूनिवर्सिटी या नीपा पे। उसके पीछे इलेक्ट्रिकल की छोटी सी मार्केट है करीब में। सदर में तो कॉर्पोरेट है ही है। अगर कोई बंदा जौहर गुलशन और उसके नियर बाई इलाकों का है तो वो यहाँ से उसको सारा सामान मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, A to Z एवरीथिंग। तो मुझे जैसे ही पता चला इस मार्केट का, मैं अगले दिन वहाँ पहुँच गया अपना सारा सामान लेके। मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। मैंने उस बंदे को लिस्ट दी, उसने मुझे सारा सामान दिया। अब मैं घर आके बैठ गया, सारा सामान तो ले लिया, अब मैं से करूँ क्या। मैं बैठ के देख रहा हूँ उसको, अच्छा ये है। मैंने एक कंपोनेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज़ आर्डुइनो माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर है हमारा, जिसके अंदर आप जिसके अंदर कोडिंग आती है और जिसको यूज़ करते हुए बंदा अपनी सर्किटरी चलाता है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कंपोनेंट्स को कनेक्ट करके। सही है। ज़ीरो नॉलेज थी मुझे, कुछ भी नहीं पता था, लेके बैठा हुआ हूँ क्या करना है। तारे वारे उठाई। अब तारे जो होती हैं उनका जो गुच्छा होता है वो बिल्कुल रेनबो कलर का होता है, कलरफुल, हर तरीके के कलर उसके अंदर नज़र आएगा उस बंडल के अंदर। अब उस बंडल को देख रहा हूँ, अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग रही है, कुछ आ नहीं रहा। अब मैं उसको उठा के लेके गया अपने सीनियर के पास, उनसे मैंने थोड़ी सी गाइडेंस ली कि क्या करना है। उन्होंने गाइड किया, बिकॉज मैं बिल्कुल बेसिक हूँ, उनके पास नॉलेज है अच्छी खासी, 2 से 3 साल की उनके पास नॉलेज है, और वो सोसाइटी में काम कर रहे थे, उनके पास एक एक्सपीरियंस है हैंड्स ऑन डायरेक्ट काम करने का। उन्होंने मुझे समझाया कि ये चीज़ इस तरीके से होती हैं, तुम इसको करो, अपनी रिसर्च करो। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने मुझे सिखाई थी उस दिन, दैट वाज के रिसर्च अपनी कभी भी एक छोटे डोमेन में मत करना। रिसर्च बंदा जब करता है ना तो हमेशा एक ब्रॉडर एस्पेक्ट पे करता है। मैंने उसको खोला, चीज़ें मैंने इतनी खोल दी उसके लिए कि मैं यहाँ से इसको देख रहा हूँ, अगर मैंने ये कनेक्ट किया तो ये क्या होगा, इसको कनेक्ट किया क्या होगा, इसको कनेक्ट किया क्या होगा। ओवरऑल एक सेक्रेटरी बन गई, प्रेजेंट की। अब प्रेजेंटेशन स्किल आना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मेरे अंदर नहीं थी, है भी नहीं, मैं तो अभी ये कहूँगा, इवन दो अभी भी नहीं, हालांकि मैं फाइनल ईयर में आ गया। स्टेज फ्राइट है मुझे अच्छा खासा, मेरी ज़बानी बंद हो जाती है स्टेज पे जाके। अब प्रेजेंट किया उसको, अच्छा लगा, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग की। क्रॉस क्वेश्चनिंग के अंदर असल चीज़ होती है कि क्रॉस क्वेश्चनिंग को टैकल करना। अगर आपने उस चीज़ को खुद से बनाया है तो आपको पता होगा कि आप कैसे कर सकते हैं। सिलेक्शन हो गई और यहाँ से एक नई ज़िंदगी का स्टार्ट हुआ था नस्ट के अंदर। कद नस्ट की जो सोशल लाइफ है ना, अदर देन स्टडीज़ हो जाती हैं, बोरिंग लगती है। अगर बंदा सिर्फ किताबी चीज़ें पढ़ रहा है, एक टाइम के बाद आके ना बंदा बोर हो ही जाता है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी इंसान हो, बंदा बोर हो जाता है। अगर आप क्या कहते हैं कोई अपने मार्क्स में कोई भी चीज़ करेंगे, आप बोर हो जाएंगे आफ्टर अ व्हाइल। अगर आप क्लासेस लेंगे तो आप क्लासेस में एक अगर रेगुलरली क्लासेस लेते रहेंगे और आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं करेंगे, किसी और चीज़ में नहीं रहेंगे, तो आप बोर हो जाएंगे। तो नेस्ट की सोसाइटीज़ ने आपको एक काइंड ऑफ एक एनवायरनमेंट दी, आप इन हो गए प्रोजेक्ट करके, सीधा प्रोजेक्ट। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूँ मत कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं नेस्ट में, तो बेसिक एक सवाल हो रहा है जो आपने भी इंटरमीडिएट लेवल पे आपके माइंड में आया होगा कि अगर मैं क्या कहते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, एज अ डिग्री परस्यू करते हैं, तो उसका कोर्स कंटेंट क्या होता है और इसका स्कोप क्या है, इसके बारे में। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो उसका कोर्स कंटेंट है, अगर प्रीवियस के अंदर आपने A लेवल्स O लेवल्स इंटर के अंदर बंदा पढ़ता है DC इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सारी चीज़ें, तो ये जो पावर की जितनी भी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, कोर्सेज होते हैं, वो ऑल एंड ऑल सारे आके एक अलग से कोर्सेज के नाम पे होते हैं, और फिर उसको आप बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं एंड देन उसको आप अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, 2 मेन कोर कोर्सेज होते हैं, LCA लीनियर सर्किट एनालिसिस और ENA होता है आपका इलेक्ट्रिक नेटवर्क एनालिसिस। ये 2 आपके मेन कोर्सेज होते हैं, जिसके अंदर आप जो भी पावर वाले होंगे उनको पता होगा कि डेल्टा वाई कनेक्शंस क्या होते हैं, डेल्टा वाई कनेक्शंस वाले होते हैं, और बेसिक सर्किट एनालिसिस के अंदर रजिस्टर्स नॉर्मल से कनेक्शंस करते हैं। इसका स्कोप इलेक्ट्रिकल का आगे जाके बहुत है, स्कोप इस सेंस में कि अगर बंदे ने इलेक्ट्रिकल सीख ली पूरी, अब इलेक्ट्रिकल के अंदर भी 2 चीज़ों में डिवाइडेड होती है, आइदर इलेक्ट्रॉनिक्स होती है या पावर होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बंदा 24 वोल्ट तक
किसी चीज़ों पे काम कर रहा होता है मगर सर्किटरी पे काम कर रहा होता है। सही है। पावर के अंदर वो फिर पूरा के का ग्रिड सिस्टम आ गया, ट्रांसफार्मर्स, वो ऊपर लेवल पे आ जाता है, ऊपर लेवल का, वो हाई लेवल का होता है, वो मतलब ज़्यादा वोल्ट के ऊपर आप कर रहे होंगे 11 kV वगैरह पे। सही है। और ये वाला होता है लो स्पीड, मगर इसके अंदर लॉजिक बहुत ज़्यादा चाहिए होती है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिवाइडेड होती है ओवरऑल डिग्री पूरी। सही। तो अगर आपने बेस आपकी अच्छी है, सर्किटरी की नॉलेज है, दो चीज़ें इसके अंदर काम की, लॉजिक बनाना और सर्किटरी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है वो करना। अगर मुझे किसी ने कह दिया कि मुझे इसका ये सिस्टम बनाना है, तो उस सिस्टम के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं, किस तरीके से इसकी फंक्शनिंग है, कौन से कंपोनेंट कहाँ लग रहा है, कौन से कंपोनेंट किसके साथ इंटीग्रेटेड हो सकता है, कितनी वोल्टेज पे ये चल सकता है, क्या कैपेसिटी है इसकी। ये सारी चीज़ें अगर आपको नॉलेज है तो बंदा कह सकता है कि हाँ इसने अपनी 4 साल की डिग्री के अंदर कुछ किया है। मतलब सही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लॉजिक बनाना मेन चीज़ होती है, लॉजिक मेकिंग इज़ द मेन थिंग। सही। अब एडवांसमेंट है आपकी इस डिग्री के अंदर, कोडिंग भी आ गई है। कोडिंग माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर की कोडिंग होती है। जो मैंने अभी नाम दिया आर्डुइनो का। आर्डुइनो ऐसा एक कंपोनेंट है, इसकी अपनी कोडिंग होती है आर्डुइनो IDE के अंदर। C++ की कोडिंग इसमें यूजुअली यूज़ हो रही होती है। आर्डुइनो ऑल इन वन थिंग है, ये ऑल इन वन। आप इससे हर चीज़, इससे मैं यहाँ से बैठ के अपने कोई भी पंखे को कंट्रोल कर सकता हूँ, उससे डिफरेंट सर्किटरी कनेक्ट करके कोड लिखना है मुझे उसका। सही है। कोड लिखने में अगेन क्या चीज़ आती है, लॉजिक। लॉजिक बेस्ड कोड्स होते हैं हमेशा। लॉजिक बेस्ड कोड्स जो है, कनेक्शन सही किया है, आपकी सर्किटरी चल रही है। एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर आपकी लॉजिक अच्छी है तो आप अच्छे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। एग्जैक्टली, एनालिटिकल स्किल्स और आपकी लॉजिकल थिंकिंग जो होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। आप सर्किटरी बनानी चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए। कोडिंग भी अब तो बहुत इन हो गई है इन सब चीज़ों के अंदर। तो आर्डुइनो की जो मैंने जिस प्लेलिस्ट से पढ़ा है, जिसके जो बहुत अच्छे काम कराता है, जो जितने भी नए हैं सीखने वाले, दैट इज़ पॉल मैकऑर्थर की एक प्लेलिस्ट है। सही। उसके अंदर उसने फ्रॉम ज़ीरो आर्डुइनो का एक LED जलाने से लेके उसने एक कॉम्प्लेक्स सर्किटरी तक के सारे उसने बनाए। 60 वीडियोज़ की इसकी प्लेलिस्ट है, यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल है वो। तो वो प्लेलिस्ट बहुत अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, और आई वुड रिकमेंड एवरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को वो करनी चाहिए। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है उसे वो वाली प्लेलिस्ट अगर ज़रूर देखनी चाहिए, तो हेल्प करेगी, बहुत हेल्प करेगी। और अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर ली है तो आप काम क्या क्या, किस जॉब सेक्टर में आप जा सकते हैं, मतलब आप किस पोजीशन पे काम करें? अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट करके बंदा जा सकता है। अगर पाकिस्तान के अंदर है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशनल मेंटेनेंस का एक डिपार्टमेंट होता है इन एवरी इंडस्ट्री। इंस्ट्रूमेंटेशनल मेंटेनेंस के अंदर बंदा जा सकता है। उसके अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स आते हैं, जितनी भी मशीनरीज होती हैं, उन सब के ऊपर काम कर सकता है बंदा। उसके अंदर जो भी फॉल्ट आएगा वो सारी चीज़ें देख सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली आप अगेन हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई सेक्रेटरी होती है। इवन इस माइक्रोफोन के अंदर आपकी सेक्रेटरी है, एम्पलीफायर्स वगैरह लगे हुए होते हैं। सही, उस सेक्रेटरी के ऊपर काम करना होता है, समझना होता है कि क्या इसके अंदर चल रहा है, बैक एंड नॉलेज क्या है। अदर देन दैट इलेक्ट्रिकल करके बंदा डिफरेंट, अगर मास्टर्स में परस्यू करना है, डिफरेंट फील्ड में मास्टर्स में कर सकता है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड हो वो चीज़। और मेन जो इसके अंदर स्कोप है वो आप कंपनीज़ के अंदर मेंटेनेंस वाली एक तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कंपनीज़ के अंदर आप स्टार्टअप करके भी बंदा अपनी तरफ से नए स्टार्टअप्स वगैरह लगा सकता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई, और नई सेक्रेटरीज बना के कर सकता है काम। सही है। पाकिस्तान के अंदर जो मेन स्कोप है वो मेंटेनेंस के अंदर ही जाते हैं, मगर मेंटेनेंस के अंदर भी उसके हाई लेवल्स होते हैं कि आप कौन सी मशीनरी पे किस तरीके का काम कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्सिटी बहुत आती है, और कॉम्प्लेक्सिटी को ही इसको रोकना, डीबग करना, सॉल्व करना इज़ द मेन थिंग आपकी इंजीनियरिंग के अंदर। लॉजिक थिंकिंग, एग्जैक्टली। यस, सही। अच्छा, और अगर इंटर्नशिप अगर आप ग्रेजुएशन में आप पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो इंटर्नशिप्स आप किस किस सेक्टर में कर सकते हैं? इंटर्नशिप दो यूजुअली जो कंपनीज होती हैं अपने एक तो पूरा डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बंदा इंटर्नशिप ईजीली कर सकता है, क्योंकि आपकी फील्ड ही वही है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की। अदर देन दिस, सप्लाई चेन में बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज उठाती हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को। सप्लाई चेन में उठाने की जो मेन रीज़न होती है दैट इज़ के आप उस बंदे को पता होता है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, इसकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होंगी। सप्लाई चेन के अंदर एनालिटिकल स्किल्स की बहुत डिमांड होती है। तो अगर बंदे ने इंजीनियरिंग की हुई है तो उनको पता होता है कि इस बंदे की एनालिटिकल स्किल्स, लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स
टॉप नॉच है, तभी इसने कंप्लीट की डिग्री। तो इंजीनियरिंग वाला सप्लाई चेन में भी बहुत ना आपको मिलेंगे। इवन मैंने जहाँ इंटर्नशिप की है, सप्लाई चेन में बहुत सारे थे जिन्होंने जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे। सही सही। अच्छा, अगर अमात एक तो ये नस्ट में आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, उसके बाद अभी अभी आपने बताया कि नस्ट की जो सबसे अच्छी बात है वो उसकी सोसाइटीज़ हैं। बिल्कुल। तो सोसाइटीज़ के थ्रू जो इवेंट्स होते हैं या कोई प्रोजेक्ट होता है, उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताएं आप। सोसाइटी के थ्रू मैंने फर्स्ट ईयर में सोसाइटी ज्वाइन की। अब हम लोग गाड़ी बना रहे हैं फ्रॉम 2014। थर्ड आर्ट्रेशन जब मैंने ज्वाइन किया, फोर्थ आर्ट्रेशन पे काम शुरू हो गया था। हैंड्स ऑन काम हम लोग शुरू कर देते हैं उस पर। तो अब जितनी भी नॉलेज मैं अपनी किताब पे सीख रहा होता हूँ, क्लासेस में सीख रहा होता हूँ, उससे 3 folds मोर नॉलेज इम्प्लीमेंट हो रही होती है इन सोसाइटीज़, इन देयर डिपार्टमेंट्स। फ्रॉम कोडिंग टू आपकी सर्किटरी मेकिंग टिल एवरीथिंग, गाड़ी की कंप्लीशन तक पूरी लॉजिक यूज़ हो रही होती है। अगर एक कंपोनेंट है, वो कभी भी कोई कंपोनेंट ना सोल्ली नहीं चल रहा होता, वो हमेशा इंटरकनेक्टेड होता है विद सम अनदर कंपोनेंट, वो उससे कनेक्ट होता है किसी और से, एंड ऑल एंड ऑल पूरी एक सर्किटरी बन के जाती है। बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसके अंदर। इसी के अंदर आपकी एनालिटिकल स्किल्स काम आती हैं और पेशेंस बहुत काम आता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपको पेशेंस शदीद चाहिए। एक दफ़ा ऐसा हुआ था, मैं अपने यूनिवर्सिटी में बैठा था, हम लोग गाड़ी बनाने शिपमेंट का टाइम बहुत करीब था। तो शिपमेंट से बस पहले कि हम लोग को गाड़ी कंप्लीट करनी थी और देनी थी। ऑब्वियसली टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड था, टाइम पे बहुत कंस्ट्रेंट थे। हम बैठे हुए काम कर रहे हैं, अब एक सेक्रेटरी पे आके फंस गए। BMS के अंदर एक चीज़, BMS उनका बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिससे आपकी पूरी गाड़ी सेफ़ रहती है। अब उसकी सेक्रेटरी पे आके फंस गए। अब समझ नहीं आ रहा कि इसको डीबग कैसे करें, नहीं मिल रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या करें क्या करें। सुबह से बैठे हुए 8 बजे, अगले दिन के 8 बज गए सुबह के, पूरी रात गुजार दी यूनिवर्सिटी में। वो एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा कि क्या रीज़न है उसका। एट दी एंड पता चला कि वो नीचे से बस एक पाथ सोल्डरिंग बंदा करता है, तो 2 कनेक्शन आपस में शॉर्ट हुए थे। उसकी वजह से एक का पाथ दूसरे में कनेक्ट हो रहा था और उसकी वजह से आपका सारा मसला आ रहा था। उसको बंदे ने उस पाथ को ब्रेक किया, सेक्रेटरी चलना शुरू हो गई। तो पेशेंस इज़ द की। इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें दिमाग में रखनी होती हैं आपको जब आप डीबगिंग कर रहे होते हैं। तो पेशेंस, डीबगिंग स्किल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अब जो मेन सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके ऊपर आप बंदा इंजीनियरिंग स्टूडेंट काम करता है इलेक्ट्रिकल का, दैट इज़ प्रोटियस, सिम्युलिंक, EasyEDA। ये 3 मेन सॉफ्टवेयर और मल्टीसिम, ये 4 ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसके ऊपर बंदा सर्किटरी बना सकता है। स्कीमेटिक जिसको कहते हैं, स्कीमेटिक बंदा बनाता है। स्कीमेटिक के अंदर आप जो भी आपको रियल टाइम में अपने सामने जो चीज़ बनानी है, आप हमेशा पहले उसका माइंड मैप बनाते हैं। माइंड मैप बनाए मगर आप उसको सर्किटरी कैसे बन सकती है, नहीं बन सकती। आप हवाओं में लगाएंगे कुछ भी कनेक्शन जैसे सोच के कि ये यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, नहीं चलेगी वो चीज़। ऑब्वियसली उसमें मसला आएगा। आप उस चीज़ को पहले इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी कोई भी इन 4 सॉफ्टवेयर में से किसी भी उसको वहाँ पे ही रन करके देखते हैं कि अगर मैंने ये लॉजिक इस्तेमाल की तो ऐसे हो रहा है, लॉजिक को चेंज कर दिया तो ऐसे आएगा एंड ऑल। फिर उसके बाद आप उसी लॉजिक को उठा के अपने ब्रेडबोर्ड पे इस्तेमाल करते हैं। जब वो ब्रेडबोर्ड पे चीज़ फाइनलाइज हो जाती है, कंफर्म हो जाती है कि लॉजिक सही है, हर चीज़ सही चल रही है, फिर आप उसकी PCB बनाते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाते हैं। और फिर वो ऑर्डर वगैरह होता है, फिर वो आता है और उसके अंदर फिर आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आपको जहाँ पे भी उस सर्किटरी को यूज़ करना है। सही। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि इन 3 स्टेप्स में डिवाइडेड होता है कोई भी सर्किटरी का काम। सबसे पहले आप उसकी कोई भी सॉफ्टवेयर पे उसकी स्कीमेटिक बनाएंगे, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी ब्रेडबोर्ड पे, एंड उसकी PCB ऑर्डर होगा और फिर उसके बाद उसको आपको जहाँ पे भी रियल टाइम के अंदर अप्लाई करना है। प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप है ये। फर्स्ट स्टेप से लेके आपकी उसकी फाइनल रिजल्ट तक, फाइनल स्टेप तक उसको यूज़ करना है। आइडिया टू एग्जीक्यूशन, प्रॉपर स्टेप। एग्जैक्टली सही। और मैं आपका वो भी देख रहा था कि आप UK में जो आपका फार्मूला कार रेसिंग का पूरा आप एशिया में नंबर 1 आए थे। हाँ। तो उसके बारे में मुझे बताओ कि उसकी जर्नी क्या थी और वो लाइक फ्रॉम द स्टार्ट कैसे तुम लोग लेके चले और जीत क्या, उसके बारे में बताओ। उसकी जर्नी तो मतलब मैं ये कहूँगा कि वन इन लाइफ टाइम वाली जर्नी है। मैं आज भी मुझे साल से ऊपर हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि बस कल ही गए थे वहाँ और अभी भी वहीं बैठे हैं। बिकॉज वो चीज़ बंदा भूल नहीं सकता है कभी। गाड़ी हम लोग बना रहे हैं, मेरे लिए फर्स्ट टाइम था बाहर का ऐसा इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना विद अ टीम। बैक इन 2022 हम लोगों ने अप्लाई किया था। गाड़ी हमारी शिप हो गई थी, हम लोग वीज़ास का वेट कर रहे थे और ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस वीज़ास हमारे लेट आए। कंपटीशन था 6 जुलाई को और वीज़ास हमारे आए 8 जुलाई को। ज़ाया हो गया हमारा वो वाला ईयर, इसी में निकल गया। हम लोग बहुत डिसहार्टेंड थे
कि 1 साल की पूरी मेहनत, हम्म, रात दिन लगा के मेहनत, हम लोग रात को जाते थे, सुबह आते थे, घर वालों की शक्ल मुश्किल से देखने को मिलती थी, रात दिन की मेहनत निकल गई सिर्फ वीज़ा लेट आने पे। खैर मोटिवेट किया हमारे सीनियर्स ने, उन्होंने कहा कि हार नहीं माननी है। अगले साल, अब फास्ट फॉरवर्ड टू 2023 के अंदर अगेन वही सिनेरियो आया, गाड़ी शिप कर दी, एंड देन उसके बाद हमारे वीज़ाज आ गए, हम लोग वहाँ चले गए। अब मसला ये था कि ऑब्वियसली अब इतनी इन्फ्लेशन थी, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था ये चीज़। तो आउट ऑफ 55 मेंबर्स सिर्फ 15 लोग उसको अफोर्ड कर पाए थे, और 15 लोग गए थे हमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने। इट वाज नॉट अबाउट नस्ट, इट वाज अबाउट कि हम लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एज वी वर दी ओनली टीम जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी विद अ फिज़िकल कार जो कि वहाँ मौजूद थी कंपटीशन के अंदर, इतने बड़े फोरम के ऊपर, इंटरनेशनल फोरम के ऊपर आई वुड से। एंड वहाँ पे तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 120+ टीम्स आई थी, एंड हर जगह इंडिया की टीम थी, हांगकॉन्ग, US, UK, रशिया, पता नहीं कहाँ कहाँ की टीम थी। और वो हम लोग वहाँ गए, अब रहना हमें कैंप्स में था, हमने कैंप्स वहाँ पे हमने एडजस्ट किए, लगाए, गाड़ी का इंतज़ार किया। हमारी गाड़ी शिप तो हो गई थी, मगर कस्टम क्लियरेंस में ऑब्वियसली हर जगह कस्टम क्लियरेंस का प्रोसेस बहुत लंबा होता है। गाड़ी आई, अब 4 दिन का टोटल एक कॉम्पिटिशन होता है, इसके अंदर डिफरेंट इसके कॉम्पिटिशन तो डिज़ाइन होते हैं, आपके डिफरेंट इवेंट्स होते हैं इसके अंदर, उसके ऊपर काम करना होता है, आपको उसको रिप्रेजेंट करना होता है जजेस के सामने। तो अब पहला दिन गुजरा, वहाँ पे हम लोग गए, गाड़ी को बस सिर्फ डिसअसेंबल किया दिखाने के लिए कि हम लोग को कौन से कॉम्पोनेंट्स लगाने, किस तरीके से करना है। गाड़ी रेडी खड़ी हुई है, गए कैंप में, पूरी रात गुजारी। कैंप में रह रहे थे, सर्दी थी, पता नहीं था कि सर्दी होगी, तो बहुत ही एक तरीके से कहेंगे कि मेमोरेबल एक्सपीरियंस है, बट कुछ चीज़ों में बहुत वर्स चीज़ें भी हुई हैं। तो वहाँ पे कुछ वेदर के कुछ मसले चल रहे थे, पता नहीं क्या चल रहा था वहाँ पे। तो अब हम लोग अगले दिन गए कंपटीशन पे, एंड अचानक से वहाँ पे बारिश शुरू हो गई, एंड वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि इतना ऑफ सीज़न में बारिश शुरू हो जाएगी, बिकॉज यूजुअली वहाँ पे जुलाई में शदीद धूप होती है, बारिश वाला सीज़न नहीं होता है। हम लोग थे जो एग्जैक्टली जो इसका स्पॉट है, दैट वाज सिल्वरस्टोन यूके में, जहाँ पे सारी F1 की रेसिंग होती हैं। जितने भी F1 फैंस हैं उनको पता होगा कि सिल्वरस्टोन कौन सा है। तो सिल्वरस्टोन के अंदर थे, और जो हमारी टीम, मैं इतना F1 को फॉलो नहीं करता, मगर जितने भी मेरी टीम के F1 वाले मेंबर्स थे जो फॉलो करते हैं F1 को, वो पागल हो गए थे। F1 के ट्रैक पे हैं, F1 के ट्रैक पे नहीं जाएंगे। सीनियर थे, वो जेब में पत्थर डाल के ले आए थे कि F1 के पत्थर लेके घूम रहा हूँ मैं हर जगह। इतना क्रेज़ था हम लोग का F1 का। तो हम लोग गए, बारिश के लिए प्रिपेयर्ड बिल्कुल भी नहीं थे। कैंप्स यहाँ से तो बोल के दिया था उसने हमें कि हमारे कैंप्स वाटर प्रूफ हैं, मगर पाकिस्तान में आपको छूना तो कोई भी लगा सकता है। तो वो कैंप्स डूब गए थे, ये कहूँगा डूब ही गए थे पूरी तरह। खैर काम तो करना था हमने। पैडक, हर किसी को डिफरेंट पैडक्स असाइन किए हुए होते हैं जिसके अंदर आपकी गाड़ी खड़ी होती है, एंड जिसके अंदर आपको अपनी जितना भी काम करना था आप कर रहे होते हैं। सही है। अब इंडिया की टीम थी हमारे बिल्कुल सामने, हांगकॉन्ग की टीम थी बराबर में, डबलिन की टीम थी, एंड इस तरीके से टीम डिवाइडेड थी आपस में। तो हम अलग से नज़र आ रहे थे कि पाकिस्तान की एक ही टीम आई हुई, इंडिया की 2 टीम्स थी, और हर जगह की मोर देन 1 टीम थी एक्सेप्ट पाकिस्तान। तो एक प्राउड फीलिंग आ रही थी, हम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम वी वर सो नर्वस कि हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अकेले रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिकॉज बारिश वाला सीन हुआ कंपटीशन में, हम लोगों ने जजेस के पास गए, उनको पूरी गाड़ी रिप्रेजेंट की, उनको पूरा A to Z बताया कि गाड़ी हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं। दे वर इम्प्रेस्ड। इसके अंदर अब डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, डिज़ाइन, कॉस्ट और बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन, इन 3 इवेंट्स के ऊपर डिवाइडेड होती है। सही है। हम लोग कॉस्ट में फाइनलिस्ट पहुँचे। अब हमें यकीन नहीं आ रहा था कि मैं बैठा हूँ अपना काम कर रहा हूँ, हम मेरे सीनियर आए, उन्होंने कहा कि हम लोग फाइनलिस्ट आए कॉस्ट के अंदर, मतलब हमारा वापस से ये लोग जजिंग करेंगे हमारी। मैंने कहा मजाक कर रहे हैं आप, सच बताएं क्या हुआ है। उन्होंने बस हमने लिस्ट रखी और उसमें लिखा हुआ था कि 5 फाइनलिस्ट थे, और हम लोग उन 5 में वाहिद टीम थी जो कि एशिया से फाइनलिस्ट में पहुंची थी, या इस तरीके से कह लें वाहिद नॉन यूके टीम थी जो कि फाइनलिस्ट में थी। मतलब कोई US वगैरह की भी टीम और किसी भी और यूके से बाहर की टीम नहीं पहुंची थी फाइनलिस्ट के अंदर। सही है। तो एक ये अलग से एक और प्राउड मोमेंट था कि हम लोग नज़र आ रहे हैं अलग से हर किसी को कि कुछ अचीव करने वाले हैं इंशाल्लाह। खैर नई एक और प्रेजेंटेशन हुई, हम लोग कॉस्ट के अंदर टॉप 4 में आए
आउट ऑफ 160+ टीम्स, एंड ओवरऑल रैंकिंग हमारी 22nd आई थी बहुत सारी टीम्स के अंदर। हम लोग एशिया में नंबर 1 आए। जब एशिया में नंबर 1 वाली चीज़ पता चली ना, तो उस वक्त हम लोग को फूले नहीं समाया जा रहा था। मैं ये कहूँगा फूले नहीं समाया जा रहा था बिल्कुल भी, कि इंडिया की टीम को फुली गवर्नमेंट सपोर्ट मिला हुआ है, हमारी टीम को सिर्फ हमारा ही सपोर्ट मिला हुआ है। स्पॉन्सर्स वगैरह, स्पॉन्सर्स थे, मगर ऑब्वियसली स्पॉन्सर इंटरनेट हमेशा कुछ ना कुछ मांगते हैं। स्पॉन्सर आपको कभी कोई चीज़ फ्री में नहीं देता है। जो हमारा सबसे बेस्ट और बड़ा स्पॉन्सर था, दैट वाज टेस्ला। उस टाइम पे टेस्ला ने हमें स्पॉन्सर किया था, एंड पाकिस्तान की हम लोग वाहिद टीम थी। इनफैक्ट एशिया के अंदर सिर्फ 2 टीमों को टेस्ला ने स्पॉन्सर किया है अब तक, मेनली इंडिया और पाकिस्तान की हमारी टीम है, फार्मूला इलेक्ट्रिक रेसिंग नस्ट, हम दोनों को स्पॉन्सर किया था। तो जब हम लोग वहाँ पे हमारी गाड़ी के ऊपर इतना बड़ा सा टेस्ला, सबसे बड़ा हमने लोगों को टेस्ला कहता है, तो सबको नजर आया कि टेस्ला है हमारे पास। तो जो भी गुजरता था गाड़ी के सामने से, तो जो उसकी लिवरी होती है जो गाड़ी के ऊपर लगी, उस लिवरी को देख के बंदा कहता था टेस्ला आप लोग का स्पॉन्सर है। फिर वो पूछते थे कि किस तरीके से आपने इसको लैंड किया टेस्ला को। तो वो वाली चीज़ जो थी वो हमें एक अलग से स्टैंड आउट तरीके से नज़र आ रही थी कि हाँ हम लोग के पास टेस्ला स्पॉन्सर है। उसने हमें बहुत फ़ायदे दिए, उसकी वजह से हम लोग बहुत डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आए और न्यूज़ चैनल्स पे भी आ रहे थे कि पाकिस्तानी बच्चों ने टेस्ला को स्पॉन्सर किया। टेस्ला ने पाकिस्तान के बच्चों को सपोर्ट किया, टेक्निकल सपोर्ट किया, कंपोनेंट्स प्रोवाइड किए विच वर वेरी एक्सपेंसिव, बट मेन थिंग इज कोलैबोरेशन की है। एक इतनी पायनियर ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ने पाकिस्तान के पायनियर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ईवी के अंदर सपोर्ट किया। दैट्स अ बिग थिंग। तो अब हम लोग कंपटीशन में थे। अब वो वाली बारिश वाली रात को वापस अपने कैंप आए, मेरे पूरा सूटकेस, मेरा हर एक कपड़ा क्या डूब गया था उस कैंप के अंदर। मेरे सारी चीज़ ज़ाया हो गई थी। मुझे ऐसा लगा था कि मैं बस अब एक ही उसमें 4 दिन गुजारने हैं मैंने, क्योंकि वो इतने ज़्यादा गीले थे कि मैं उसको वापस पहन नहीं सकता था, एंड एट द सेम टाइम इतनी सर्दी थी कि मुझे था कि बस आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मुझे बीमार हो ही जाना है। सही। रात को टेम्परेचर था 9 डिग्री सेंटीग्रेड, और हम लोग बैठे हुए हैं कि वहाँ पे कैंप के अंदर बैठे हुए हैं, गीले गीले सब, फुल बारिश में भीगे हुए बैठे हुए हैं सब। खैर कंपटीशन एंड हुआ और हम लोग वापस आने का था तो दिल नहीं बिल्कुल भी, कर आप एक दफ़ा बाहर की हवा खा लेना तो आप वापस आने का कभी दिल नहीं करता। हम लोगों ने अपना एक दिन अलग से रखा था जिससे हम लोग घूम फिरेंगे, मगर जो इसके अंदर जो चीज़ें काम आई थी ना कंपटीशन, जो चीज़ें लर्न की हैं, दैट वाज के आपको शॉर्ट टाइम के अंदर किस तरीके से क्विक थिंकिंग करनी है। क्विक थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल आपको जो उस वक्त करनी थी ना, क्योंकि मेरे सामने जज खड़ा है, वो मुझसे सवाल कर रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे हो रही है तो क्यों हो रही है। वो चीज़ें जज है, वो उसको अलाउ होता है कि वो सेक्रेटरी में कुछ भी आगे पीछे करके बोल सकता है कि ये कर निकालना हूँ मैं, इससे क्या होगा। सही। तो अगर आपको वहाँ पे चीज़ें नहीं पता, कोड के अंदर बहुत, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं कि आपको किसी भी वक्त धोखा दे सकते हैं। धोखा देने में सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आते हैं, फिर बाकी चीज़ें आएंगी। तो धोखा देने में आज पहले नंबर पे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। तो धोखा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ऐसे देते हैं कि आपको, आप अभी मैंने 5 मिनट पहले उस चीज़ को चलाया, बिल्कुल सही रन कर रही है, जज आया, ऐसा लगता है कि मुझसे तो जज से ये डर रहा है, तुम्हें क्या पता कि जज ने क्या बोलना है, वो मेरे ऊपर आएगा जो भी है। उसने मेल फंक्शनिंग शुरू कर दी कुछ। आपको इसी वक्त कोड करना चेंज करना होता है, फिर आपको उसको एक दूसरी अप्रोच के साथ चलाना होता है। तो जो ये वाली चीज़ें थी ना, जो ये देखी थी हमने और जो इम्प्लीमेंट की थी हैंड्स ऑन वहाँ पे जाके, कि आपने क्विक कैसे काम करना है, उस चीज़ ने एक अलग से ना दिमाग का एक अलग पोर्शन खोल दिया था कि ओ ये वाली चीज़ भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सही। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं हम्माद कि आपने इस इवेंट में पूरा पार्टिसिपेट किया और आप राइट नाउ यू आर इन फाइनल ईयर, तो अगर कोई बच्चा आप ये पॉडकास्ट देख रहा है, अगर इन दी एंड में आपसे पूछूं कि आपका एक एक्सपीरियंस रहा ना, एक इवेंट में आप गए, फिर आपका इंडियंस से भी और हांगकांग वालों से भी इंटरेक्शन हुआ, एक तो आपने लर्निंग टिप बता दी कि आपने कोई सोचना पड़ता है एनालिटिकल। तो अगर मैं पूछूं समराइज, अगर आपसे पूछूं ना कि आपका पूरा एक्सपीरियंस जो था इस इवेंट का भी और यूनिवर्सिटी लाइफ एक्सपीरियंस का भी, तो आप लेट सपोज एक फर्स्ट ईयर का हम्माद है, आप उसको क्या एडवाइस देंगे जिससे उसके जो करियर में ग्रोथ के चांसेस हैं वो बढ़ जाएं? जो सबसे बेस्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं एडवाइस कर सकता हूँ किसी भी न्यू फ्रेशी को, दैट इज़ के एडमिशन से पहले कोई स्किल ज़रूर सीख कर आओ। आइदर दैट इज़ सम काइंड ऑफ लैंग्वेज, कोडिंग लैंग्वेज तो अब आपको टिप ऑफ द टंग पे होनी ही चाहिए हर किसी को। पाइथन की हो गई, C++ हो गई, सी हो गई, कुछ भी हुई, लॉजिक जो बंदे का दिमाग खुलता है वो कोडिंग से सीख खुलता है। कोडिंग में जितनी कॉम्प्लेक्स कोडिंग्स आती हैं, जितनी कॉम्प्लेक्स आपको चीज़ों पे काम करना होता है, लॉजिकल थिंकिंग आपको डेवलप करनी होती हैं, कोडिंग्स आती हैं। अगर उस बंदे का एडमिशन से पहले ही कुछ भी हाथ साफ है कोडिंग के फील्ड के ऊपर,
तो वो बंदा आगे एक्सेल कर ही लेगा अपनी किसी भी डिग्री के अंदर जा रहा है। अगर इंजीनियरिंग रिलेटेड हो गई या CS रिलेटेड हो गई तो वो एक्सेल कर लेगा उस चीज़ के ऊपर। दूसरा कि अगर कोडिंग का स्किल नहीं है, आपको इंजीनियरिंग में आना है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आना है, तो कंपोनेंट्स की नो हाउ हो, कनेक्शंस किस तरीके से होते हैं, किस तरीके के करने हैं, ऑल ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए उस बंदे को जो कि न्यू कमर आ रहा है। सही। ये तो चीज़ अगर आपको एडमिशन से पहले आती हैं तो आप स्टैंड आउट करेंगे अपनी पूरी बैच से जो कि इसके बगैर आ रहे हैं। और यही चीज़ आपको आगे इतनी काम, मैं खुद बताऊँ, मैं रिग्रेट करता हूँ मेरे एडमिशन से पहले मेरे पास स्किल्स नहीं थी। मुझे एक्स्ट्रा अपना एफर्ट डालनी पड़ी थी जस्ट टू लर्न दी स्किल्स, अलग से बैठ के घर पे बैठ के यूनिवर्सिटी में रुक के लेट तक कि मुझे सीखना पड़ा था। मगर ऑब्वियसली इंटर के बाद A-levels के बाद आपके पास 2 से 3 महीने होते हैं बिफोर ज्वाइनिंग यूनिवर्सिटी। तो ये 2 से 3 महीने इतने काम के लोग यूजुअली इसको घूमने फिरने में या तफरीह में लगा देते हैं। करें तफरीह, मैं तफरीह से कोई भी नहीं रोकता है, मैं टीचर थोड़ी हूँ मैं रोकूँगा। मगर आपका भला है इसके अंदर, आप करेंगे काम, फ़ायदा आपका है, नहीं करेंगे आप अलग से नज़र नहीं आएंगे फिर उस क्राउड के अंदर, और आप स्टैंड आउट नहीं करेंगे। मेरे जो दोस्त हैं जिन्होंने पहले से किया हुआ, तभी मैं बोला मैं रिग्रेट करता हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं वो उनको पहले से नॉलेज थी कोडिंग से रिलेटेड, इंजीनियरिंग में आए थे वो लोग, उनको बाहर की यूनिवर्सिटीज़ ने इंटर्नशिप के लिए ऑफ़र दी थी, वो लोग बाहर गए थे इंटर्नशिप करने। अच्छा, ऐसा होता है। दैट्स अ बिग थिंग। हमारी यूनिवर्सिटी से तकरीबन इस साल PNEC से 3rd ईयर के अंदर 10 बच्चे या 15 बच्चे बाहर गए थे यूनिवर्सिटी, एक कनाडा, कोई दुबई में, कोई टर्की के अंदर, इसी के स्कैटर्ड हुए थे। क्या प्रोसीजर क्या होता है? इसका प्रोसीजर ये होता है कि पहले तो फॉर्म्स आ जाते हैं बहुत सारे, यूनिवर्सिटी भी अप्लाई आपका नाम भेजती है जो कि यूजुअली टॉप GPA को ये लोग करते हैं चूज़। यूनिवर्सिटी भी आपका नाम भेजती है और आपकी जो रिसर्च होती है और जो आपके स्किल्स होते हैं, CV, मैंने आपकी जो CV अच्छी बनी हुई है, CV स्ट्रॉन्ग है, CV के अंदर आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, तो वो आपका अलग से रिफ्लेक्ट कर रहा होता है और स्टैंड आउट कर रहा होता है अगेन एज़ कम्पेयर टू जिन्होंने कोई काम नहीं किया, जिन्होंने कम काम किया। सही। तो वो जो स्टैंड आउट करने वाली चीज़ होती है वो हमेशा आपकी स्किल्स होते हैं। डिग्री वो भी कर रहा है 4 साल की, डिग्री मैं भी कर रहा हूँ 4 साल की, उस 4 साल की डिग्री के अंदर मैंने एडिशनल क्या किया है जिससे मैं स्टैंड आउट करूँ, वो आपके स्किल्स होते हैं। आपको इंजीनियरिंग के अंदर कोडिंग लैंग्वेज बेसिक सिखाएंगे, एडवांस लेवल नहीं सिखाएंगे, वो खुद सीखनी है। और जब आप खुद सीखेंगे आप काम करेंगे, आपकी CV पे आएगा, आपको लोग अप्लाई खुद ही अप्रोच करेंगे। जब आप अप्रोच करेंगे आपको अपॉर्चुनिटीज़ खुलती जाएंगी। तो ये इंटर्नशिप का जो ये वाला प्रोसीजर है ये बहुत काम का होता है। सही है अहमद भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट, और बहुत मज़ा आया और आपकी जर्नी काइंड ऑफ बहुत इंस्पायरिंग है। और जो कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बच्चा जो है एपिसोड देख रहा होगा, आई होप कि उसको फ्रॉम A to Z सारी क्लैरिटी आ गई होगी। सर थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। ये थी आज की कैजुअल गुफ्तगू। इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।